कि संघर्ष और तकलीफ़ें ही ना हो ज़िंदगी में, कि संघर्ष और तकलीफ़ें ही ना हो ज़िंदगी में, तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार आप सभी के सामने हाजिर हूँ साथियों। सबसे पहले साथियों, आप सभी को, हमारी यूट्यूब फैमिली को साल 2022 के इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां साथियों। साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का जीके। यदि आप कर रहे हैं किसी भी राजस्थान से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमसे जीके पढ़ें। अगर आप 12वीं पास आउट है, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के अंदर है, तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथियों। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के अंदर हमारी 11 क्लासेस हो चुकी है और आज हम क्लास करने जा रहे हैं 12। क्लास शुरू करने से पहले साथियों, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल एके एकेडमी फाउंडेशन ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की शुरू करते हैं अपनी क्लास साथियों। हम कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंदर हमने जो पढ़ा है अब तक, वो पढ़ा है भौतिक प्रदेश। सबसे पहला भौतिक प्रदेश हमारा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है। लगभग उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल कंप्लीट हो चुका है और बचे हुए कुछ एक फैक्ट्स जो है वो मैं आपको आज क्लियर करवा रहा हूं साथियों। सबसे पहली बात यह है कि जो आपका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है। आप लिखते जाइएगा, नोट करते हुए चलिएगा। यानी कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की जो लंबाई है वो कितनी है, 640 किलोमीटर है। कितनी है, 640 किलोमीटर है। और दूसरे नंबर के ऊपर बात करते हैं, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो वो इसकी है 300 किलोमीटर। कितनी है, 300 किलोमीटर है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं इसका जो ढाल है, या यदि हम बात करते हैं ऊंचाई की, तो वो इसकी कितनी है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की ऊंचाई की अपन बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 200 से लेकर के 300 मीटर साथियों। कितनी है, 200 से लेकर के 300 मीटर है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का जो ढाल है वो किस तरफ है, किस दिशा के अंदर है। तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का जो ढाल है वो, यदि आप देखो, ये इसका कौन सा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया। यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम हो गया। ठीक है, इसका जो ढाल है वो किस तरफ है, आप ये कर सकते हो कि उत्तर से दक्षिण और क्या कर सकते हो, पूर्व से पश्चिम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। ये इसका क्या है, ढाल है। इसके अलावा एक घुमा करके थोड़ा प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि ये दोनों आपको कॉम्बो दे दिए जाते हैं। यानी कि इसका जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से कहां पर है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के अंदर भी इसका क्या है, ढाल है। क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के अंदर भी इसका क्या है, ढाल है। यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये आपका पूरा एरिया दक्षिण पश्चिम है, तो इस तरफ भी इसका क्या है, ढाल है साथियों। ठीक है, तो इसका ढाल कहां पे हो गया, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम या उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम। ये इसका क्या हो जाता है, ढाल हो जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि देखो, थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल की बात करें तो राजस्थान का ये जो एरिया है पूरा का पूरा, राजस्थान का ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये आपके किसके अंतर्गत आता है, थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है। आगे बात समझ में, यानी कि ये जो लगभग राजस्थान का 60% भाग जो है वो पूरा का पूरा कहां पर आता है, ये आप 60% भाग देख सकते हो राजस्थान का, जो कि थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है। यदि हम बात करते हैं
कि कुल कितने संभागों के अंदर मरुस्थल फैला हुआ है। तो सबसे पहला संभाग आप देख सकते हो, यहां पर आपका बीकानेर संभाग सबसे नंबर 1 पे, ठीक। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा 2 नंबर संभाग, कौन सा, जोधपुर संभाग। यहां पर आपको 3 नंबर संभाग दिखाई देगा, कौन सा, अजमेर संभाग। कौन सा संभाग दिखाई देगा, अजमेर संभाग। इसके अलावा एक संभाग आपको यहां पर भी दिखाई देगा, कौन सा संभाग होगा, जयपुर संभाग होगा, ठीक है। कौन सा संभाग होगा, जयपुर संभाग आपका यहां पे होगा, ठीक है। तो कुल कितने संभाग बनाते हैं, तो जो थार का मरुस्थल है, आपके थार का जो मरुस्थल है उसके अंतर्गत राजस्थान के कुल कितने संभाग आते हैं, तो 4 संभाग आते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखें कि जो थार का मरुस्थल है उसके अंतर्गत कुल 4 संभाग आते हैं और कितने जिले आते हैं, तो आपके 12 जिले आते हैं, ठीक है। 4 संभागों के अंतर्गत 12 जिले यहां पर आपके काउंट किए जाते हैं। अगली यदि हम बात करते हैं, सबसे पहला संभाग कौन सा संभाग होता है, बीकानेर संभाग हो गया। कौन सा संभाग हो गया, बीकानेर संभाग हो गया। आगे बात समझ में। नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं तो कौन सा संभाग हो जाता है, यहां पर कौन सा संभाग हो जाता है, जोधपुर संभाग हो जाता है। कौन सा संभाग हो जाता है, जोधपुर संभाग हो जाता है। नंबर 3 के ऊपर अपन बात करते हैं तो यहां पर कौन सा संभाग हो जाता है, अजमेर संभाग हो जाता है। और नंबर 4 के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो कौन सा संभाग हो जाता है आपका, जयपुर संभाग हो जाता है। तो थार का मरुस्थल कुल कितने संभागों के अंदर फैला हुआ है, तो थार का मरुस्थल आपके कुल 4 संभागों के अंदर फैला हुआ है। नंबर 1 बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर। बीकानेर संभाग के अंदर कुल कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं साहब। ये जो चारों के चारों डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपके किसके अंदर काउंट किए जाते हैं, बीकानेर संभाग के अंदर। यानी कि आपका बीकानेर हो गया, ठीक है। नंबर 2 पे श्री गंगानगर हो गया, ठीक है। नंबर 3 के ऊपर अपन बात करते हैं तो हनुमानगढ़ हो गया, हनुमानगढ़ हो गया। और नंबर 4 के ऊपर बात करोगे तो आपका कौन सा हो जाता है, चूरू हो जाता है। तो ये जो 4 जिले हैं ये बीकानेर संभाग में आते हैं। इन चारों जिलों के अंदर आपका मरुस्थल फैला हुआ है। जोधपुर संभाग की अपन बात करते हैं तो जोधपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, पहले तो आप मुझे ये बता सकते हो, कमेंट करें। सबसे पहला जिला अगर आप देखोगे तो नंबर 1 पे यहां पे आपको जैसलमेर दिखाई देगा, उसके बाद में बाड़मेर दिखाई देगा, तीसरा ये खुद है जोधपुर हो गया, उसके बाद में यहाँ पे जालोर है, इसके अलावा पाली भी है। तो ये जो जिले आते हैं आपके किस संभाग के अंतर्गत आते हैं, जोधपुर संभाग में। तो जोधपुर संभाग के अंदर बात करते हैं तो जोधपुर जिला हो गया नंबर 1। दूसरे नंबर के ऊपर बात करते हैं तो जैसलमेर जिला हो जाता है। तीसरे नंबर के ऊपर बात करते हैं तो बाड़मेर हो जाता है। इसके अलावा पाली और जालोर जो है ये किसके अंतर्गत काउंट किए जाएंगे, जोधपुर संभाग के अंदर होंगे और थार के मरुस्थल का भाग होंगे। उसके बाद में अजमेर संभाग पे आते हैं। अजमेर संभाग की यदि हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला जो है अजमेर जिले से होकर के गुजरती है, जाहिर सी बात है। तो यहां पे क्या होगा, मरुस्थल नहीं होगा। तो इसके अंतर्गत सिर्फ आपका एक ही आएगा, नागौर। कौन सा आएगा, नागौर आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पर बात करते हैं आपका जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग के अंदर सिर्फ 2 ही जिले थार मरुस्थल में काउंट किए जाते हैं। नंबर 1 के ऊपर अगर आप बात करोगे झुंझुनू आ जाएगा और नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं तो आपका सीकर आ जाएगा। ये सिर्फ जयपुर संभाग में 2 जिले ही काउंट किए जाते हैं, झुंझुनू और सीकर। अजमेर में नागौर है, बीकानेर में चारों जिले बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू है। जोधपुर संभाग में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और पाली है। तो ये सारे के सारे यानी कि राजस्थान के अंदर कुल कितने संभाग, 4 संभाग, 12 जिले थार के मरुस्थल का भाग है। 4 संभागों में बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर है। बीकानेर संभाग में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू आता है। जोधपुर संभाग में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर आता है। अजमेर संभाग में नागौर आता है और जयपुर संभाग में झुंझुनू और सीकर आता है। ठीक है,
आगे बात आपको इतनी समझ में, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से उठते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर के ऊपर अपन बात करते हैं। आप इन चीजों को नोट करते हुए मेरे साथ में चलिएगा ताकि आपको भी फायदा हो और अच्छे से आप जो लोग हैं वो नोट्स बना सकें। ठीक है, अब यदि हम बात करें, हमने कितने जिले पढ़े हैं? हमने जिले पढ़े हैं 12 जिले, 12 जिले पढ़े हैं। लेकिन आर यू का मतलब राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय जो कि आपका कहां पे पड़ता है? जयपुर के अंदर पड़ता है। इसने एक 2013 के अंदर एक रिपोर्ट निकाली थी। 2013 के अंदर इसने एक रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि राजस्थान के अंदर आपने बता दिया 12 जिले रेगिस्तान के अंतर्गत आते हैं, थार के मरुस्थल के अंतर्गत आती हैं। लेकिन यह बात सत्य नहीं है। इन लोगों ने एक सर्वेक्षण किया, 2013 के अंदर एक रिपोर्ट निकाली जिसके अंतर्गत कहा गया कि राजस्थान के कुल 17 जिले जो है वो थार के मरुस्थल का क्या है? कुल 17 जिले जो है वो थार के मरुस्थल का भाग है, थार के मरुस्थल का भाग है। ठीक है, थार मरुस्थल का भाग है यहां पे। ठीक है, उन 17 जिलों के अंदर 5 और जिले अगर आप एड ऑन कर दें, 5 जिले, उन 5 जिलों की यदि हम बात करते हैं तो कौन कौन से जिले आते हैं? नंबर 1 पे आपका अजमेर हो गया। ठीक है, इन्होंने कहा भी अजमेर के अंदर भी है। नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं तो अलवर भी हो जाता है। ठीक है, नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं तो आपका जयपुर भी हो जाता है। ठीक है, नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं तो सिरोही हो जाता है। ठीक है, सिरोही हो जाता है। नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं तो आपका कौन सा हो जाता है? राजसमंद भी हो जाता है। तो ये जो 5 जिले हैं, अजमेर, अलवर, जयपुर, सिरोही और राजसमंद, ये जो पांचों जिले हैं ये आपके भी थार मरुस्थल का भाग ही है। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है जो कि 2013 के अंदर प्रकाशित की गई थी। इन्होंने कहा था कि 5 जिले और जो है, यानी कि 12 और 5 17 जिले कुल टोटल जो है वो थार मरुस्थल का भाग है। 5 जिलों में अजमेर, अलवर, जयपुर, सिरोही और राजसमंद भी काउंट किए जाते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर के ऊपर आप क्लिक जो है वो आप देखें। ठीक है, देखिए यहां पर कुछ और फैक्ट्स की बात कर लेता हूं मैं, कुछ और फैक्ट की बात कर लेता हूं। ठीक है, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है मानचित्र की एक बार के लिए। तो फैक्ट्स क्या क्या है? नंबर 1 फैक्ट नोट करते हुए आप चलिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी, किसी के अंदर भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, नंबर 1 के अंदर आता है कि जो मरुस्थल होते हैं, क्या होते हैं? जो मरुस्थल होते हैं उनके अंदर जो अस्थाई झीलें होती है, अस्थाई क्या होती है? झीलें होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पलाया या रन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? रन के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, तली किसको कहते हैं? तल 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 का मतलब आप सभी जानते ही होंगे, यानी कि यहां पे तली कहा जाता है बालुका स्तूपों की जो निम्न भूमि होती है, बालुका स्तूपों की जो निम्न भूमि होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं तली। किस नाम से जाना जाता है? तली के नाम से जाना जाता है साथियों। उसके बाद में एक और आता है बालसन। बालसन झील है। बालसन क्या है? एक प्रकार की झील है। बालसन झील किसे कहते हैं? क्या आप बता सकते हो कोई? बालसन झील का मतलब ये हो गया कि भी कोई यहां पे मान लिया पर्वत है, कोई यहां पे क्या हो गया? पर्वत है ना, पर्वत है। इस पर्वत के साथ में कोई भी एक मान लीजिए आप यहां पे इस प्रकार से पठार है। ठीक है, पठार है। तो इस पर्वत, आप इस चित्र को मान ले, पर्वत और इस पठार के बीच के अंदर कोई खाली जगह होगी, वहां पे कोई अस्थाई झील बन गई। क्या बन गई? वहां पे अस्थाई झील बन गई। तो इस झील को अपन क्या कहेंगे? इस झील को अपन कहेंगे बालसन झील। किस नाम से जानेंगे? इस झील को अपन कहेंगे
बालसन झील के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, कोई भी पर्वत है, पर्वत और पठार के बीच कोई अगर अस्थायी झील बन जाती है तो इस प्रकार की झील को बालसन झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, पर्वत और पठार के मध्य जो झील बनती है वो बालसन झील हो गई। उसके बाद में आता है एक नखली स्थान शब्द। ठीक है, नखली स्थान, आप इसको नोट करते हुए चलिएगा, नखली स्थान। अब देखो नखली स्थान बताता हूं क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। आपने कहीं देखा होगा कि कोई भी, मान लीजिए कोई भी तालाब है, ठीक है, या कोई भी झील है, ठीक है, तालाब मान लीजिए, उस तालाब के अंदर आपने जलकुंभी देखी होगी, देखी होगी, या तो कोई तालाब होगा वो पूरा का पूरा जलकुंभियों से भरा हुआ होगा, यानी कि पूरा का जो पूरा है वहां पे जलकुंभियां होगी। ठीक है, और कई ऐसे तालाब भी होते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ उसका जो आसपास का एरिया होता है, जैसे यहां 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 यहां, इसके अलावा बाहर भी एरिया हो गया, तो इस प्रकार का जो एरिया होता है, यहां पे जो तालाब होगा या जो झील होगी, इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहते हैं नखली स्थान। क्या कहते हैं? नखली स्थान कहते हैं। और यहां पे जो झील होती है, इस झील को कहा जाता है नखली स्थान झील के नाम से। आगे बात समझ में, बहुत ही सिंपल सी भाषा के अंदर। ठीक है, नखली स्थान झील हो गई, है ना। कोई भी अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कोई भी जल बेसिन है, जिस जल बेसिन है उसके चारों ओर हरा भरा जो क्षेत्र होता है वो नखली स्थान कहलाता है। आप इस बात को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, जल बेसिन के चारों तरफ का हरा भरा क्षेत्र जो होता है, हरा भरा क्षेत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नखली स्थान के नाम से नखली स्थान कहते हैं। आगे बात समझ में, नखली स्थान किसे कहते हैं? कि जल बेसिन के चारों तरफ का हरा भरा क्षेत्र होता है उसे नखली स्थान कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। अब नखली स्थान का एग्जाम्पल मैं बताऊं ना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। नखली स्थान का, अगर आप कभी गए हो कोलायत के अंदर, कोलायत जहां पे कपिल मुनि का मेला लगता है, कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कहां पे है? कोलायत। सांख्य दर्शन के प्रणेता, ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि, कोलायत बीकानेर के अंदर आपके। आगे बात समझ में। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि कोलायत झील बीकानेर के अंदर किस चीज का उदाहरण है, तो आपके नखली स्थान का एग्जाम्पल आता है। आगे बात समझ में। उसके बाद में आता है कि हमने पढ़ लिया मरुस्थल क्या होता है, मरुस्थल राजस्थान के कुल कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, क्या क्या इसकी चीजें हैं। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो मरुस्थल है आपका, मरुस्थल है, इस मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल है। अब जो मरुस्थल है इसका फैलाव या प्रसार हो रहा है, दिन ब दिन इसका क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है। वो किस कारण हो रहा है इसकी बात अपन करेंगे। यानी कि मरुस्थल के प्रसार, मरुस्थल के प्रसार का कारण प्रमुख रूप से कौन है? प्रसार का कारण, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है, आप नोट करते हुए चलिएगा, साथ साथ में समझाने वाली इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, वरना मैं समझा ही देता। नंबर 1 पे अनियंत्रित पशुचारण, नंबर 1 पे, ठीक है। नंबर 2 पे आता है वनो उन्मूलन, वनो उन्मूलन, या हम बोल सकते हैं इसको निर्वनीकरण। क्या बोल सकते हैं? निर्वनीकरण बोल सकते हैं। तीसरे नंबर पे जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन। अब ये जो जलवायु परिवर्तन आपका हो रहा है, ये किस कारण हो रहा है?
ये वनों के विनाश के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? वनों के विनाश के कारण। ठीक है, वनों के विनाश के कारण क्या होता है कि जब जलवायु में परिवर्तन होता है, उस कंडीशन के अंदर जो आपका तापमान होता है उसके अंदर क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वृद्धि हो जाती है। और जो वर्षा होती है उसके अंदर क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो जहां पे वृद्धि तापमान की हो जाएगी और वर्षा की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, तो वहां पर अपने आप जो है वो मरुस्थल होगा। तीसरे नंबर के ऊपर बात करते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें, कुछ एक फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि 1978 के अंदर राजस्थान में औसतन वार्षिक वर्षा की बात करते हैं। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा दिनों की बात करें, वार्षिक वर्षा दिनों की अपन बात करते हैं तो कितने दिन थी? 101 दिन थी। आगे बात समझ में। और वर्तमान समय के अंदर यानी कि लगभग 1985 के आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा दिनों की जो संख्या है वो मात्र कितनी रह गई है? 64 रह गई है साहब। तो कहां तो 101 दिन और कहां 64 दिन, तो इतना अंतर इसके अंदर आपका आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला है कि ये जो तापमान है इसके अंदर अगर कमी हो रही है या हो रही है वृद्धि, कमी या वृद्धि के कारण क्या होता है? अपक्षय की क्रिया होती है। क्या होती है? अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय की क्रिया का मतलब यह होता है कि जो चट्टानें होती है वो टूटने लग जाती है। धीरे 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 धीरे, अचानक नहीं टूटती, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर के कम या ज्यादा होने का। ठीक है, अपक्षय की क्रिया होती है चट्टानों में। किस में होती है? चट्टानों के अंदर होती है। जब अपक्षय की क्रिया चट्टानों में होती है तो इसका मतलब यह हो गया कि चट्टानें टूटने लग गई। अब चट्टानें जब यहां पे टूटने लग जाती है तो वहां पे अरावली पर्वतमाला के अंदर क्या पाए जाते हैं? अरावली पर्वतमाला में अंतराल हो गए साहब, यानी कि अरावली पर्वतमाला में क्या हो गए? अंतराल हो गए। तो इस कारण भी क्या हो जाता है? वहां पे मरुस्थल का प्रसार हो रहा है। ठीक है, मरुस्थल का क्या हो रहा है? वहां पे प्रसार हो रहा है। इसके अलावा भूक्षरण एवं गाद में वृद्धि, अगला टॉपिक पॉइंट लिखें आप, भूक्षरण एवं गाद में वृद्धि। भूक्षरण एवं गाद में वृद्धि, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि आपने सांबर झील का नाम सुना होगा। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहां पर है ये? कोई बता सकता है? सांबर झील जो है ना आपकी कहां पर है? नागौर और जयपुर की सीमा पर है। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बोलते हैं, जैसे नागौर और जयपुर के अंदर है। ये क्या हुआ साहब कि इस सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र है ना, नागौर और जयपुर के, सांबर झील आप इस मान सकते हो, आसपास का जो क्षेत्र है ना, इसके अंदर क्या हुआ कि झील किसी कारण सूखने लग गई। झील क्या हो गई? सूखने लग गई। जब सूखने लग जाती है तब क्या होता है? वहां पे पानी, जब देखो यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था और ये सूखने लगे, तब यहाँ पे क्या हो गया? गाद बन गई, कीचड़ बन गया एक तरीके से। तो आसपास का क्षेत्र जो है, झील सूखने लग जाती है, तो इसके कारण भी यहाँ पे क्या होता है? मरुस्थल का प्रसार होता है। मरुस्थल का क्या होता है? प्रसार होता है। आप अपने हिसाब से इस वीडियो को पॉज करके टॉपिक बना करके और आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, भूक्षरण और गाद में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, जिसके कारण भी यहाँ पे क्या हो रहा है? मरुस्थल का प्रसार हो रहा है। इसके अलावा अपन बात करते हैं 6 नंबर पे, देखो कि जल स्तर के अंदर गिरावट। जल स्तर में क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। तो इस कारण भी आपका क्या हो रहा है? मरुस्थल का प्रसार। तो ये बड़े बड़े कारण हैं कुछ जिसके कारण मरुस्थल का प्रसार हो रहा है। सबसे पहले अनियंत्रित पशुचारण है, वनोन्मूलन या निर्वनीकरण हो गया। देखो ये दोनों सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कैसे? अगर ज्यादा पशु चराएंगे तो क्या हो जाएगा? वहां पे वनोन्मूलन हो जाएगा या निर्वनीकरण हो जाएगा। आप इस चीज को समझ याद करने के लिए, हालांकि अगर अनियंत्रित पशुचारण करें तो वनोन्मूलन तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ भी कुछ एक मात्रा के अंदर हो सकता है। तो अति अनियंत्रित पशुचारण के कारण वहां पे वनोन्मूलन होगा, जिसके कारण क्या होगा?
वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा या वर्षा कम हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, जिस प्रकार से टेम्परेचर ज्यादा होगा कभी कम होगा वर्षा होगी, तो उसका कारण जो वहां पे चट्टाने होंगी उसके अंदर अपक्षय की प्रक्रिया होने लग जाएगी। उसके अलावा वर्षा कम हुई तो भूक्षरण और गाद में वृद्धि होने लग जाएगी। तो ये सारे के सारे कारण हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, मरुस्थल का दिन ब दिन प्रसार हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, दिन ब दिन मरुस्थल का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि थार का जो मरुस्थल है आपका, थार का जो मरुस्थल है उसके कुछ एक नाम है। ठीक है, थार का जो मरुस्थल है उसके कुछ एक अपने नाम है, जैसे कि मिश्र एवं लोबिया के अंदर उसको क्या बोला जाता है, सिटीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थार मरुस्थल के अन्य नाम, आप इसको ऐसे लिखें, थार मरुस्थल जो है इसके अन्य नाम है ना। तो सबसे पहला मिश्र एवं लीबिया जो है, मिश्र एवं कौन सा है, लीबिया, इसके अंदर जो मरुस्थल है आपका उसको बोला जाता है सिटीर के नाम से। किस नाम से, सिटीर के नाम से। उसके बाद में जो आपका है पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो थार का मरुस्थल है इसको बोला जाता है चोलिस्तान। क्या बोलते हैं, चोलिस्तान हो गया। ठीक है, और जो आपका तुर्कमेनिस्तान है, क्या बोलते हैं, तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान के अंदर आपका जो मरुस्थल है इसको बोला जाता है कारडम। क्या बोला जाता है, कारडम के नाम से जाना जाता है। तो ये है थार मरुस्थल के 3 अन्य नाम, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्नों के अंदर पूछे भी जा चुके हैं। इसके अलावा भारत के अंदर इसको क्या बोला जाता है, तो इसको थार का मरुस्थल भी बोल सकते हैं। ठीक है, थार का मरुस्थल बोल सकते हैं। आप इस बात को याद रखें। मिस्र लीबिया के अंदर सिटीर बोलते हैं, पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं, तुर्कमेनिस्तान में कारडम कहते हैं, और भारत के अंदर इसको थार का मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, अब देखो मरुस्थल का विस्तार, मरुस्थल जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, मरुस्थल का टोटल जो एरिया है वो कितना है। तो मरुस्थल का क्षेत्रफल आप याद रखें 2,33,042 वर्ग किलोमीटर। आप इसको याद रख सकते हैं कि 2,33,042 वर्ग किलोमीटर, 42 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ये तो पूरा का पूरा एरिया हो गया। संपूर्ण मरुस्थल का क्षेत्रफल है 2,33,042 वर्ग किलोमीटर, जिसके अंदर कुछ एक पेड़ पौधे, कुछ एक खेती बाड़ी का संबंधित सिस्टम है, यानी कि जहां पे खेती होती है वहां का जो एरिया भी आता है। लेकिन अपन बात करते हैं पूर्णतः मरुस्थल की। पूर्णतः मरुस्थल का मतलब हो गया जहां पे सिर्फ और सिर्फ मरुस्थल ही है और वहां पर कुछ भी नहीं है, तो वो जो एरिया है आपका वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर आता है। कितने के अंदर आता है, पूर्णतः मरुस्थल की बात करते हैं तो वो आपका 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर आता है। अब देखो ये पूर्णतः मरुस्थल का मतलब है जहां पर सिर्फ मरुस्थल ही मरुस्थल है और कुछ है ही नहीं। अब जो थार का मरुस्थल है भारत के, यदि हम बात करते हैं भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, थार का जो आपका मरुस्थल है ये 2 देशों के अंदर फैला हुआ है मूलतः। कितने, 2 देशों के अंदर फैला हुआ है। नंबर 1 के ऊपर आप बात करोगे तो भारत, और नंबर 2 के ऊपर बात करोगे तो पाकिस्तान। ठीक है, भारत के अंदर इसका जो टोटल एरिया है वो 62% है, पाकिस्तान के अंदर इसका जो टोटल एरिया है वो 38% है। ठीक है, भारत के अंदर थार का मरुस्थल 62% भाग में फैला हुआ है और पाकिस्तान के अंदर जो है ये 38% भाग में फैला हुआ है। आगे बात समझ के अंदर। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि आपका जो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत मरुस्थल का है, कुल क्षेत्रफल के अंदर, कुल क्षेत्रफल में मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग है, मरुस्थल का कितना प्रतिशत है, तो आप याद रखें 61.11% है ना। यानी कि जो टोटल एरिया है राजस्थान का, उस राजस्थान के टोटल एरिया में से 61.11% जो क्षेत्रफल है वो मरुस्थल का आ गया। आगे बात समझ में। उसके बाद में आता है कि राजस्थान का जो मरुस्थल है उसके अंदर कुल कितनी जनसंख्या रहती है,
तो राजस्थान की कुल जनसंख्या, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% भाग जो है वो कहां पे निवास करता है? कुल जनसंख्या का 40% भाग जो है वो आपके कहां पर निवास करता है? थार के मरुस्थल के अंदर निवास करता है। आगे बात समझिए, यानी कि राजस्थान की कुल जनसंख्या 100 में से 40% भाग आपका मरुस्थल में निवास करता है। और इसका जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल, ठीक है, तो राजस्थान के अंदर कुल 40% जनसंख्या आपके मरुस्थल में निवास करती है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा है कि 62% भाग जो है वो आपके किसके अंतर्गत आता है? थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है, भारत का। लेकिन इसरो की रिपोर्ट 2007 की ये कहती है कि 67% भाग जो है वो मरुस्थल का किसके अंतर्गत आता है? भारत का 67% भाग जो है वो आपके किसके अंतर्गत आता है? थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है। आगे बात समझ में। अब थार का मरुस्थल जो है वो भारत के कुल कितने राज्यों में फैला हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि थार का मरुस्थल के बाद जब जहन में हमारी आती है तो हमारी सिर्फ एक ही प्रश्न आता है कि सिर्फ एक स्टेट के अंदर जो है वो आपका थार का मरुस्थल है, वो भी राजस्थान। लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत के कुल 4 राज्यों के अंदर थार का मरुस्थल फैला हुआ है। कौन कौन से? राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल कहते हैं इसको, पंजाब में, हरियाणा में और गुजरात में। पंजाब में इसको दक्षिण मरुस्थल कहते हैं, हरियाणा में दक्षिणी पश्चिमी मरुस्थल हो गया, और गुजरात के अंदर ये उत्तर दिशा के अंदर ये फैला हुआ है। तो जो थार का मरुस्थल है वो भारत के कुल 4 राज्यों के अंदर ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों हमारा राजस्थान के भूगोल में भौतिक प्रदेश उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल पूरा हो चुका है। कल हमारी क्लास रहेगी अरावली पर्वतमाला के बारे में। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। इसी के साथ साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।